क्लास ये आपकी क्लास 8 की व्याकरण सिर्फ हिंदी व्याकरण एवं रचना हिंदी लाइन की बुक है। इसमें पहला चैप्टर आपका भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। इसमें मैं आपको मेन मेन टॉपिक पढ़ा रही हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए। भाषा, भाषा शब्द भाष धातु से मिलकर बना है। भाषा शब्द हमारे भाष धातु से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है बोलना या उसको प्रकट करना, अभिव्यक्त करना। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को का आदान प्रदान करता है। भाषा वह माध्यम है हम लोगों का जो लोग हम पढ़कर, लिखकर या बोलकर एक दूसरे को समझते हैं, वो हमारी भाषा कहलाती है। मनुष्य के मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों से शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों से ही वाक्य बनते हैं, अर्थ को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार भाषा के मुख्यतः दो चीजें होती हैं। भाषा में मुख्यतः दो चीजें होती हैं, वाणी मुख से उचित होना, नंबर 2 अर्थ उस ध्वनि का सार्थक होना। इससे भाषा में निम्नलिखित लक्षण का पता चलता है। भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा दो सार्थक ध्वनियों से मिलकर बनती है। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक या चिन्ह होते हैं। नंबर 3 भाषा मन के भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है। नंबर 4 प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, साथ ही उसमें वर्ण, शब्द व वाक्य संरचना की व्यवस्था भी होती है। भाषा के रूप, मुख्यतः भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा क्या होती है? जो हम बोल रहे हैं, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो मौखिक भाषा है, और जो आप उसे सुन रहे हो वो भी मौखिक भाषा है। बोलना और सुनना क्या होती है? मौखिक भाषा होती है। जैसे भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। नंबर 2 लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है, उसी लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा वो होती है जैसे ये बुक में लिखा हुआ है और हम इसे पढ़ रहे हैं, ये हमारी क्या है? लिखित भाषा में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है मातृभाषा। मातृभाषा अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा, वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है। मातृभाषा वो होती है जो बच्चा माँ से और अपने परिवार से सीखता है, उसे बोलते हैं मातृभाषा। जैसे यदि माँ गुजराती बोलती है तो उसका बच्चा भी गुजराती बोलेगा, तो वो क्या होती है? मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा का अर्थात है राष्ट्र की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है, अतः हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा कहलाई जाती है। राजभाषा, अब राजभाषा हम किसे कहते हैं? राजभाषा का अर्थात राज की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, उसे हम राजभाषा कहते हैं, जो हम देश के काम के लिए यूज करते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को क्या किया गया था? राजभाषा घोषित किया गया था। हिंदी हमारी राजभाषा घोषित की गई थी। इसलिए से हर वर्ष इस दिन को हम क्या कहते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब है भाषा, उपभाषा और बोली। उपभाषा हम किसे कहते हैं? उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। उपभाषा एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। उपभाषा में लघु कथा, कहानी, कविता और साहित्यिक रचनाएं लिखी जाती हैं। मथुरा के उपभाषा में क्या होता है? कविताएं लिखी जाती हैं, साहित्यिक रचनाएं लिखी जाती हैं, कहानी लिखी जाती है और लघु कथाएं लिखी जाती हैं। मथुरा के आसपास ब्रज उपभाषा है, बोली जाती है। ब्रज भाषा खड़ी बोली, अवधी तथा मैथिली बोलियां हैं, परंतु इनका प्रयोग साहित्यिक रचना के लिए किया गया है, इसलिए ये उपभाषा बन गई है। भागलपुर और मुंगेर यानी कि बिहार जिलों में अंगिका उपभाषा है। भागलपुर और बिहार जिलों में अंगिका क्या है? उपभाषा है। उनकी उपभाषा कौन सी है? अंगिका। इसमें साहित्यिक रचनाएं होती हैं। इनमें क्या लिखी जाती है? साहित्यिक रचनाएं करी जाती हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय में इसे पढ़ाया जाता है और इस क्षेत्रों में यह मुख्य भाषा हिंदी है। यहाँ की मुख्य भाषा क्या है? हिंदी है।
अब है बोली। बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्य रचनाएं नहीं होती। इसे सरकारी कामकाज में मान्यता प्राप्त नहीं होती। ये बोलियां क्या होती हैं? छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है, लेकिन इसमें ना कोई साहित्यिक रचनाएं बनाई जाती है और ना यह सरकारी कामकाज में काम आती है बोली, इसलिए इन्हें बोली बोलते हैं। लिपि। लिपि आरंभ में केवल बोली जाती थी, भाषा केवल बोली जाती थी, उसका लिखित रूप नहीं था। धीरे धीरे भाषा को लिखने की आवश्यकता अनुभव की गई, इसलिए भाषा की ध्वनियों के लिए चिन्ह निर्धारित किए गए। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। इनके द्वारा भाषा लिखी जाने लगी। जो हम पहले भाषा बोली जाती थी, उनमें वो लिखित रूप में नहीं थी। जब उसे लिखित रूप में हमने प्रयोग किया तो उसके लिए हमने भाषा को ध्वनियों के लिए क्या करा? चिन्ह का प्रयोग किया, और उन चिन्हों के साथ जो चिन्ह को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ध्वनियों के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि। विचारों या ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। जो हमारे विचार हैं और जो ध्वनियां हैं उनको लिखकर प्रकट करने के लिए जो निश्चित किए गए चिन्ह होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा, लिपि, प्रयोग। भाषा कौन सी? हमारी हिंदी, और इसकी लिपि है देवनागरी। संस्कृत की देवनागरी लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, और अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन लिपि है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। लेखन व मुद्रण में एक रूपता। रोमन, अरबी, फारसी में हस्त लिखित तथा मुद्रित रूप अलग अलग होते हैं। व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? देखो, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण से हमें क्या पता चलता है कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है, कहाँ पे कौन सा सेंटेंस सही बैठता है, वो व्याकरण हमें ज्ञान कराता है। जैसे कोयल पर पेड़ उड़कर बैठ गई, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। कोयल उड़कर पेड़ पर बैठ गई, ये शुद्ध वाक्य। ये व्याकरण हमें यही सिखाता है, शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान कराता है। व्याकरण के तीन भेद होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। इसके मैं आपको क्वेश्चन से लिख के भेज रही हूँ। अब उसे आज नीट एंड लर्न करके लिखिएगा।